ओके जी, ये फिगर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, इट इज नाउ अनदर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लेजर कूलिंग सेटअप जी। तो लेजर कूलिंग का ये 3 डायमेंशनल सेटअप जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, इसमें अब लेजर का रोल तो आपको पता चल गया। और ये जो रेड कलर से शो किया हुआ है, रेड डीट्यून्ड लेजर्स हम यूज करते हैं, यानी लॉन्गर वेवलेंथ यूज करते हैं, ताकि लेजर की तरफ को आने वाला एटम लेजर का फोटोन एब्जॉर्ब करके एक मोमेंटम किक उसको मिले, एंड इट शुड मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल पॉइंट। तो अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि ये जो ऑप्टिकल मोलेसिस यहाँ पर जनरेट होती है, इस ऑप्टिकल मोलेसिस से एटम्स के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि वो जब एक्साइटेड एटम जिसने लेजर एब्जॉर्ब की थी और वो एक्साइट हुआ था और सेंटर की तरफ को मूव हुआ था, जब वो डी एक्साइट होता है तो उसमें से रेडिएशन एमिट होती है, और उस रेडिएशन के नतीजे में उसको रिकॉयल मोमेंटम मिलता है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इससे निकल जाएगा। अब इसको यहाँ पर रोके रखने के लिए, फिर लंबी देर के लिए अगर हम इसको रोकना चाहें ताकि हम इससे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकें, उसके लिए एक और अरेंजमेंट किया जाता है, और वो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, और जीमैन इफेक्ट को यूज करके इसको यहाँ सेंट्रल पॉइंट पर ज्यादा लंबी देर के लिए रोका जाता है। और इसको हम इस टेक्निकली दिस इज कॉल्ड मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड और ऑप्टिक्स यानी लाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है, which results in magneto optical trapping of atoms। तो मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप कैसे बनाते हैं? ऑप्टिकल ट्रैप तो आपने देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए ये लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बता सकते हैं कि ये कॉइल्स किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो रहे हैं? ओके जी, मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ये हमने कहा कि 6 पेयर्स ऑफ बीम्स ने ऑप्टिकल मोलेसिस जनरेट कर दिया। ऑल दीज लेजर्स आर रेड डी ट्यून्ड। इनकी जो हिलिसिटीज हैं, यानी जो इसका इनकी जो सर्कुलर पोलराइजेशन हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहाँ एक बीम आती है तो आगे मिरर लगा है और पोलराइजर लगा है जो उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, पोलराइजेशन चेंज भी करता है। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज मेंट बाय राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट की है, ये किस नौइयत की है? इन कॉइल्स को जब हमने लगाया है तो किस कॉन्फ़िगरेशन में लगाया है? तो एंटी हेल्महोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉइल्स इज यूज्ड, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो सेंटर से आउटवर्ड होती हैं। इस तरह ये, सॉरी, ये पूरे पूरे एरो होने चाहिए, जरा स्लिप हो रहा है मुझसे। तो इस तरह, यानी सेंटर से बाहर की तरफ को, हर तरफ से, जैसे रेडियली आउटवर्ड हो, जैसे आप स्फीयर के सेंटर के ऊपर खड़े हो और रेडियली आउटवर्ड हर तरफ को रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस हो, तो ये वाली जो फील्ड बनती है इसको एंटी हेल्महोल्ट्ज कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। और ये दरमियान में इस पॉइंट पर, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। सेंट्रल पॉइंट पर देयर इज नो फील्ड एट ऑल। और जैसे जैसे आप मूव करते हैं तो फील्ड इंक्रीज होती है, सो देयर इज ए ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम एडजस्ट कर सकते हैं इन कॉइल्स के करंट की वैल्यूज, इनकी नंबर ऑफ टर्न्स, और इनकी मदद से वी कैन क्रिएट ए ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ आवर ओन विल, के किस तरह के हमें चाहिए। अब ये किया क्यों जाता है? ग्रेडियंट क्यों किया जाता है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्यों यूज की जाती है? और उसका ट्रैपिंग से क्या ताल्लुक है? तो नेक्स्ट हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने आपको ये बताया कि दरमियान वाले पॉइंट पर जो एटम्स हैं, ये ऑप्टिकल मोलेसिस यानी लेजर्स की डीट्यूनिंग की वजह से ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करके सेंट्रल पॉइंट पर कलेक्ट हुए हुए हैं, एंड देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि वो इस ट्रैप वॉल्यूम, इस रीजन को लीव कर सकते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई कर देते हैं और इनके ऊपर एक ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है?
जब ये एटम इस सेंट्रल पॉइंट से अवे मूव करने की कोशिश करता है, ये सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ को निकलने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट के ऊपर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, सो देर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। लेकिन जैसे ही वो मूव करता है तो उसके एनर्जी लेवल स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो फिगर है ये शो कर रही है कि जब देखें यहाँ दरमियान वाले पॉइंट पर देर इज नो स्प्लिटिंग, लेकिन जैसे जैसे वो अवे मूव करता है, ये z इज इक्वल टू जीरो डिस्टेंस है, इससे अवे मूव करता है, तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो जो ये वाली वैल्यू होनी थी वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। अब स्प्लिटेड एनर्जी लेवल की वैल्यू के लिहाज से लेजर की वेवलेंथ को एडजस्ट किया जाता है। यानी इसमें डी ट्यूनिंग, दो तरह की लेजर की डी ट्यूनिंग की जाती है। वन ऑफ द डी ट्यूनिंग इज टू काउंटर द डॉपलर इफेक्ट, एंड द अदर पार्ट, यानी ये जो वैल्यू है उसको ऐसे भी एडजस्ट किया जाता है कि जब एटम सेंट्रल फील्ड से, सेंट्रल पॉइंट से जहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, जब इसके एक ऐसी रीजन तक पहुंचे, सपोज 1 सेंटीमीटर पर पहुंच गया, तो वहां उसके ऊपर जो फील्ड असरअंदाज हो रही है वो 10 गॉस की है, क्योंकि हमने 10 गॉस पर सेंटीमीटर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि उतनी फील्ड हमने जनरेट की हुई है। तो 10 गॉस की फील्ड जब इसके ऊपर असरअंदाज होगी तो एटम के एनर्जी लेवल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे ड्यू टू जीमैन इफेक्ट। और स्प्लिटेड एनर्जी के लिहाज से जब ये लेजर आकर इसके स्ट्राइक करेगी तो एटम लाजमी तौर पर इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और दोबारा सेंटर की तरफ को चला जाएगा। यानी अब कोई भी एटम जो यहां से मूव कर रहा था उसकी दो रीजंस हो गई, एक तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से उसने एब्जॉर्ब करते करते वो सेंट्रल पॉइंट तक पहुंचा है, और दूसरे जब वो इस ट्रैप रीजन से निकलने के लिए जिधर को भी मूव करने की कोशिश करता है उसका एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है, और जीमैन इफेक्ट की वजह से उसकी जो स्प्लिटेड एनर्जी की वैल्यू है, ये देखें ये यहां दिया हुआ है ओमेगा लेजर, यानी ये स्प्लिट होने के बाद जो लेवल बन रहा है उसकी जो डी ट्यूनिंग है जिसको डेल्टा से शो किया हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर हम इसको एनर्जी को ऐसी इस पर फॉल कराएंगे तो इट विल अब्सॉर्ब दिस एनर्जी और ये दोबारा सेंटर की तरफ को मूव कर जाएगा। तो देर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डी ट्यूनिंग ऑफ लेजर्स जिसके नतीजे में ये यानी डॉपलर इफेक्ट की वजह से सेंट्रल और जीमैन इफेक्ट की वजह से ये यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट पर। फॉर लेजर कूलिंग अल्कली मेटल्स आर प्रेफर्ड। वैसे theoretically any type of atom can be cooled down using laser cooling, लेकिन उसके बाद देर आर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। प्रैक्टिकली अगर आपने किसी चीज को परफॉर्म करना हो तो उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि फिजिकली रिसोर्सेज आपके पास कौन से हैं और क्या इसको ऐसा करना मुमकिन भी है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक 100% स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द फ्लोर दीवार के ऊपर लगाएं तो इट विल नॉट बी एन इजी टास्क। जब आप करेंगे तो यू विल फाइंड के देयर आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट यू फेस इन दैट। जो हर पॉइंट पर फर्श के पैरेलल रहे वो लाइन अगर आपने लगानी हो तो इट इज़ नॉट वेरी मच सिंपल। अगर कमरे आपने वो कमरा जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लगानी हो तो उसमें भी प्रॉब्लम, यानी एक छोटे से टास्क में भी देयर आर प्रॉब्लम्स जिनको ओवरकम करना पड़ता है। तो ये वाला एक बड़ा हाईली टेक्निकल काम है जिसमें आपको ऐसे लेजर सिस्टम्स चाहिए जिनकी आप वेवलेंथ को अपनी मर्जी से चेंज ट्यून कर सकें। ट्यूनिंग कितनी हो, दैट शुड बी वेरी स्लाइट डी ट्यूनिंग। स्लाइट डी ट्यूनिंग क्यों? बिकॉज डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो शिफ्ट इन वेवलेंथ आनी है हमने उसको काउंटर करना है, और जीमैन इफेक्ट की वजह से जो आ रही है उसको भी इंक्लूड करना है। तो वी नीड वेरी स्मॉल रेंजेस ऑफ ट्यूनेबिलिटी ऑफ द लेजर सिस्टम्स। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि हमें ऐसे लेजर सिस्टम चाहिए जो बहुत स्टेबल हों, जिनकी अपनी फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर की वजह से या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से चेंज ना हो। क्योंकि जब हमने लेजर की कैविटी जब हम लेते हैं जिसमें से लेजर जनरेट हो रही है, और अगर हम उस रूम का टेम्परेचर राइज कर दें तो स्लाइट चेंजेस इन कैविटी लेंथ्स प्रोड्यूस होती हैं, और स्लाइट चेंजेस इन कैविटी लेंथ्स जो हैं वो लेजर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट डाल देती हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए भी हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए होता है। तो इट मींस कि अगर हमने लेजर कूलिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो हमें
हाईली स्टेबल लेजर सिस्टम्स चाहिए। और ऐसे हाईली स्टेबल लेजर सिस्टम जो हैं इनको फिर ऐसे रूम में रखना जहां पर कोई शॉक वेव्स ना हो। अगर आप अगर आप टेबल के ऊपर, ये मैंने स्ट्राइक किया जिसकी आवाज आपको आई होगी, ये शॉक वेव इतनी ज्यादा है लेजर सिस्टम के लिए कि ये उसको अनस्टेबल करने के लिए काफी है, उसकी वेवलेंथ को। तो ऐसा सिस्टम हमें चाहिए होता है इसमें जिसमें शॉक वेव्स ना हो। और शॉक वेव्स को रिमूव करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर फ्लोटिंग टेबल्स आमतौर पर यूज किए जाते हैं ताकि उनमें जर्क ना लगे। तो वो कॉन्टिन्यूस नाइट्रोजन प्रेशर के ऊपर लेजर, वो जो टेबल है वो एक स्लाइटली ओवर द सरफेस होता है। जैसे आपने वो सुना हुआ है कि बुलेट ट्रेन जो है वो ट्रैक से थोड़ा सा ऊंचा चलती है, तो इस तरह ये फ्लोटिंग टेबल्स होते हैं जो लेजर कूलिंग के एक्सपेरिमेंट्स में शॉक वेव्स को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं आमतौर पर। यानी इट इज ए हाईली टेक्निकल टाइप ऑफ टास्क। तो इसमें जो लेजर सिस्टम्स हैं उनको हमें डी ट्यून करना पड़ता है। तो ये आपको मैंने ट्यूनेबल डायोड लेजर्स आर यूज्ड, और इसमें जो डायोड लेजर सेंटर्ड एट 785 नैनोमीटर। अगर हमने रुबीडियम के एटम्स को यूज करके उनको स्टॉप करना है तो उसके लिए हमें रुबीडियम की पहली ट्रांजिशन चाहिए, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ट्रांजिशन, जो हाइपर फाइन लेवल्स के दरमियान हो। और उसके लिए जो वेवलेंथ कैलकुलेट करके यूज की जाती है वो 785 नैनोमीटर के अराउंड होती है। एक्चुअली 780 होती है, तो थोड़ी सी ट्यूनेबिलिटी इसके अंदर होती है। और ये पावर दी हुई है 70 मिली वाट आउटपुट पावर। और इनके ऊपर हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग वगैरह की होती हैं, और ग्रेटिंग्स ये लगाकर एक कैविटी बनाई जाती है जिसकी मदद से एक स्टेबल सिस्टम जनरेट किया जाता है। तो ये ट्यूनेबल डायोड है जिसमें से लेजर आकर ग्रेटिंग से रिफ्लेक्ट होकर जाती है ताकि स्टेबल हो जाए, और आधा हिस्सा इसका आउटपुट पर आ जाता है जिसे हम लेजर कूलिंग के लिए यूज करते हैं। और ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा होता है जो इसको स्लाइटली ऑसिलेट करवा कर इसको दोबारा अपनी असल वेवलेंथ पर लाने की सलाहियत रखता है अगर किसी इफेक्ट की वजह से इसकी लेजर की वेवलेंथ चेंज हो रही हो। तो ये इसको हम एक्सटर्नल कैविटी डायोड लेजर, सॉरी, एक्सटर्नल कैविटी ट्यूनेबल डायोड लेजर का नाम देते हैं। और ये वाली लेजर्स हैं जो लेजर कूलिंग के एक्सपेरिमेंट्स में यूज होती हैं। यानी ये एक ट्यूनेबल डायोड लेजर जिसकी आप टेम्परेचर की मदद से आप इसकी वेवलेंथ चेंज कर सकते हैं। इसके आगे डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जो इसका फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्ट बैक करवा कर एक कैविटी जनरेट कर रही है। इसमें से लेजर को हम लॉक कर देते हैं वेवलेंथ को, और इससे जो आउटपुट आती है उस आउटपुट को हम लेजर कूलिंग के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। और इस लेजर की बैंड विड्थ बहुत नैरो होती है, यानी उसकी लाइन विड्थ इतनी कम है कि आप हाइपर फाइन ट्रांजिशन करवा सकते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में तकरीबन 1 मेगाहर्ट्ज के लाइन विड्थ की ट्यूनेबल डायोड लेजर्स इस प्रोसेस में यूज होती हैं। तो यानी ये लेजर्स भी हाईली टेक्निकल टाइप की इसमें यूज हो रही हैं। और मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैपिंग के लिए आपको डी ट्यून्ड ट्यूनेबल डायोड लेजर्स, डी ट्यूनिंग कर सकें इसलिए ट्यूनेबल हमें चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से उसकी वेवलेंथ सेट कर सकें। फिर वेवलेंथ को लॉक करना है तो हम ग्रेटिंग यूज करके एक कैविटी बनाते हैं ताकि वेवलेंथ लॉक हो। और वेवलेंथ लॉक रहे उसके लिए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगाते हैं जो अगर स्लाइड वेवलेंथ इन चेंज इन वेवलेंथ आ रही है तो ये दोबारा इसको ग्रेटिंग को मूव करके वेवलेंथ को एडजस्ट कर देता है। और इस तरह की लेजर की जो बैंडविड्थ है वो तकरीबन 1 मेगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है, विच इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस हाइपर फाइन ट्रांजिशन इन एनी काइंड ऑफ अल्कली मेटल्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्कली मेटल्स ही हम इसमें क्यों यूज करते हैं। तो अल्कली मेटल्स यूज करने की रीजन टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यानी अल्कली मेटल्स की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं, ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो वेवलेंथ्स हैं वो आमतौर पर विजिबल रीजन में या इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं। अल्कली मेटल्स को वेपोराइज करना आसान है, इनके गैटर्स बनाने आसान है, दीज आर इजीली अवेलेबल, इजियर टू हैंडल, इनके एनर्जी लेवल्स वेल प्रिसाइज वेल नोन है। ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जीज हैं वो विजिबल रीजन या इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती हैं। इन रीजन्स के डायोड लेजर्स इजीली बनाने आसान है एज कम्पेयर टू अदर डायोड्स। तो टेक्निकली इट इज कन्वीनियंट टू यूज अल्कली मेटल्स फॉर लेजर कूलिंग एक्सपेरिमेंट्स, तो इसलिए इनको यूज किया जाता है। तो उसमें रुबीडियम भी है, सीजियम भी है, सोडियम भी है। इनकी मदद से न्यूट्रल एटम्स को ट्रैप करके लेजर कूलिंग के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर हाइपर फाइन इंटरवल्स ऑफ रुबीडियम दिए गए हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट 5s, ये 1/2, रुबीडियम का आउटर मोस्ट शेल 5s है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 1/2 हो जाएगा।
इसका जो न्यूक्लियर स्पिन है उसकी वैल्यू 5/2 होती है, और जो जे वैल्यू है, जो यानी इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है जे विच इज एल प्लस एस, एल एस कपलिंग के बाद वो 1/2 बनता है। न्यूक्लियर स्पिन की स्टेट और आई और जे, इसको भी एंगुलर मोमेंटम कपलिंग के रूल्स के मुताबिक आई प्लस जे से आई माइनस जे के मॉड के दरमियान की तमाम इंटीग्रल डिफरेंस वाली वैल्यूज को लेकर जब इसकी स्टेट्स बनाई जाती हैं तो ये टोटल एटम की स्टेट्स बनती हैं, जिनको हाइपरफाइन लेवल्स का नाम दिया जाता है और एफ के साथ शो किया जाता है। तो एफ की दो स्टेट्स बन जाती हैं 2 और 3, यानी 5/2 प्लस 1/2 और 5/2 माइनस 1/2 को जब हम लेते हैं तो 2 और 3 वाली दो स्टेट्स हमारे पास बन जाती हैं। इस तरह जब हम ये 3/2 और 1/2 वाली स्टेट्स लेते हैं तो इसमें 1 और 2 वाली बन जाती हैं दो स्टेट्स। इस तरह 5/2 ये जब ये है ग्राउंड स्टेट उसकी, रुबीडियम 85 की 2 और 3 है, और जो नेचुरली अकरिंग रुबीडियम है उसमें उसका रुबीडियम 87 वाला आइसोटोप भी होता है, तो उसकी जो स्टेट्स है वो 1 और 2 बनती है। जो रुबीडियम 85 है इनका जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों स्टेट्स के दरमियान का वो 3036 मेगाहर्ट्ज है, और जो रुबीडियम 87 का जो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट वाली दोनों हाइपरफाइन लेवल्स का वो 6835 मेगाहर्ट्ज है। इसको आप मेगाहर्ट्ज को आपको कन्वर्ट करना आता है, आप इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इसको कन्वर्ट भी करके देख सकते हैं कि कितने नैनोमीटर का फर्क बनेगा। जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेते हैं रुबीडियम की तो वो 5p3 हाफ है। तो 5p3 हाफ ऑफ रुबीडियम 85 में जे की वैल्यू 3/2 होती है, आई उसका ऑलरेडी 5/2 है, तो इसमें चार हाइपरफाइन लेवल्स बन जाते हैं 1 2 3 और 4, यानी 5/2 प्लस 3/2 और 5/2 माइनस 3/2 से 4 और 1 आते हैं और उनके दरमियान 2 और 3 भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हाइपरफाइन ट्रांजिशन 1 2 3 4 लेवल्स बन जाते हैं, और 1 और 2 का डिफरेंस 2 और 3 का और 3 और 4 का, ये देखें ये बहुत कम डिफरेंस है, 29 मेगाहर्ट्ज, 63 मेगाहर्ट्ज और 121 मेगाहर्ट्ज। यानी अगर आप ये 5s1 हाफ से 5p3 हाफ वाली ट्रांजिशन कराना चाहते हैं तो जो आपकी लेजर की जो है लाइन विड्थ वो 29 मेगाहर्ट्ज से कम होनी चाहिए, वरना इनमें से कोई भी और भी इस इनसे कम होनी चाहिए, वरना ट्रांजिशन कोई और भी पॉसिबल हो सकती है। तो प्रिसाइज लेजर्स हमें चाहिए होती हैं इस ट्रांजिशन के लिए। तो इसको अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम में शो करना चाहें तो वो हम इस तरह शो कर सकते हैं कि ये 5s1 हाफ जो है और ये 5p3 हाफ, इनको एग्जैक्टली जो वेवलेंथ चाहिए वो 780 नैनोमीटर के करीब की तकरीबन चाहिए होती है इस ट्रांजिशन के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो f इज इक्वल टू 2 और f इज इक्वल टू 3 लेवल, इनका जो दरमियान का फर्क है वो 3 गीगाहर्ट्ज है। लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट को देखते हैं तो 5p3 हाफ के चार हाइपरफाइन लेवल्स हैं 1 2 3 और 4, और इनमें से भी इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा है 120 मेगाहर्ट्ज। और जो डाइपोल सिलेक्शन रूल्स हैं वो यही है हाइपरफाइन के, डेल्टा एफ 0 और +-1 होना चाहिए, लेकिन 0 से 0 की ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती। तो जो ट्रैपिंग के लिए ट्रांजिशन यूज होती है लेजर कूलिंग ऑफ एटम्स में रुबीडियम के लिए वो 5s1 हाफ की f इज इक्वल टू 3 स्टेट से 5p3 हाफ f इज इक्वल टू 4, ये डेल्टा एफ भी 1 है, और यहाँ पर देख लें डेल्टा एल भी 1 है, डेल्टा जे भी 1 है। तो सारे सिलेक्शन रूल जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, और डेल्टा एन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये सेम एन की ट्रांजिशन है, यानी एन डेल्टा एन 0 है इसमें, 5 से 5 में जा रहा है, यानी सिर्फ एस से पी की ट्रांजिशन सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हो रही है ये ट्रांजिशन। तो ये वाली जो ट्रैपिंग, दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग ट्रांजिशन। तो लेजर को इस ट्रांजिशन के लिहाज से एडजस्ट किया जाता है, उसकी डी ट्यूनिंग की जाती है, और रेड डी ट्यून लेजर जो है वो इस पर फॉल करके एफ इज इक्वल टू 3 से एफ इज इक्वल टू 4 की ट्रांजिशन करवाई जाती है, और ये आपस में दोबारा भी डिके होते हैं, और ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन इसको बोलते हैं, साइक्लिंग ट्रांजिशन, यानी ये कॉन्टिन्यूसली एटम एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी। तो ये वाली इसमें एटम फंस कर रह जाता है और वो ऑप्टिकल मोलेसिस के अंदर ट्रैप हो जाता है। ये वाली उस करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रैपिंग लेजर की ट्रांजिशन की, जिसमें सारी वैल्यूज देखें आपको ये कैलकुलेट करके दी गई हैं कि एटॉमिक मास एम जो लेजर इसका है रुबीडियम का 85 AMU होता है, क्योंकि जब हमने डॉपलर उसकी लिमिट निकालनी है डॉपलर इफेक्ट, तो उसके लिए हमें उसके 8 kT/πm वाला फार्मूला जब लगाते हैं तो मास ऑफ एटम चाहिए होता है। जो इसकी वेवलेंथ है वैक्यूम में जो रिक्वायर्ड होती है वो 780.24 नैनोमीटर की वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है।
इसको फिर रेड डीट्यून किया जाता है, यानी इसकी वेवलेंथ को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया जाता है। नेचुरल लाइन विड्थ इस लाइन की 5.98 मेगाहर्ट्ज है। नेचुरल लाइन विड्थ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसको आप वेवलेंथ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेचुरल लाइन विड्थ से मुराद क्या है? ये इस लाइन विड्थ से हम कम लाइन विड्थ की ट्रांजिशन हासिल नहीं कर सकते। ये इस ट्रांजिशन की इंफॉर्मेशन है सारी, जो ये ट्रैपिंग ट्रांजिशन का जिसको हमने नाम दिया था। लाइफ टाइम ऑफ 5p 3 हाफ f इज इक्वल टू 4। जो नेचुरल लाइफ टाइम है वो 26 नैनो सेकेंड है, यानी 26 नैनो सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिकली एटम डिके होकर अपनी लाइफ टाइम अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आ जाता है। और ये जो टॉ के साथ इसका नेचुरल लाइन विड्थ के साथ देखें ताल्लुक होता है लाइफ टाइम का। टॉ इज इक्वल टू 1/2 पाई टॉ। आपने किसी भी एटम के किसी भी स्टेट का अगर आपने लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है कि वो एटम कितनी देर उस एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स नेचुरल लाइन विड्थ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम नेचुरल लाइन विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग स्पेक्ट्रम, तो हम उसकी मदद से उन स्टेट्स के लाइफ टाइम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही वो लाइफ टाइम्स हैं जो लेजर जनरेट करने के प्रोसेस में भी यूज होते हैं। ऐसे तमाम लेवल जिनके लाइफ टाइम बहुत लॉन्गर हो, यानी मिली सेकेंड में हो, उन ट्रांजिशन को हम लेजर की ट्रांजिशन के तौर पर यूज करके उन सिस्टम से लेजर जनरेट कर सकते हैं। तो ये लाइफ टाइम ऑफ 5p 3 हाफ f इज इक्वल टू 4 ट्रांजिशन 1/2 पाई टॉ, यानी अगर अब ये आप यहाँ से एक नई चीज भी आपने सीख ली कि अगर आपको नेचुरल लाइन विड्थ पता है, तो आप उस ट्रांजिशन का, यानी आप इस लेवल का, अपर लेवल का लाइफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज 26 नैनो सेकेंड। उसके बाद ये सैचुरेशन इंटेंसिटी है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की गई है कि अगर हम 1.64 मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर लाइट डालें, तो तमाम के तमाम मैक्सिमम जितने एटम उसमें एक्साइट हो सकते हैं वो सब एक्साइट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज सैचुरेशन इंटेंसिटी। उसके बाद एटम जब री एमिट करेगा, यानी जिस वक्त उसको रिकॉयल होगा, तो रिकॉयल वेलोसिटी उसको एक, यानी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के दौरान वो 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसको मिलती है। यानी अगर वो मूव कर रहा है, तो जो उसको रिकॉइल यानी लेजर की तरफ जो उसको वेलोसिटी कंपोनेंट बनेगा वो 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड एक एब्जॉर्प्शन के दौरान होगा। तो डॉपलर लिमिट वेलोसिटी उसकी जो बनती है वो 11.85 सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाती है। यानी इस वेलोसिटी के साथ अल्टीमेटली वो मूव करता है। और जो टेम्परेचर हमें अटेन होता है इस ट्रांजिशन को जब सिर्फ लेजर्स की मदद से हम ट्रैप करते हैं, तो इन एटम्स का जो टेम्परेचर बन जाता है वो 142 माइक्रो केल्विन बन जाता है, विच इज वेरी वेरी लो, 0.00014 केल्विन। तो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस ट्रांजिशन। उसके बाद जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड्स लगाते हैं तो वो और लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हम जो लिमिट हासिल कर सकते हैं वो 140 माइक्रो केल्विन है। लेकिन टिपिकली एक्सपेरिमेंट जो हम लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें 100% आइडियल पैरामीटर्स नहीं होते, तो नियरली 300 माइक्रो केल्विन का टेम्परेचर अटेन होता है, 300 माइक्रो केल्विन का। तो विच इज वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब है एटम जो है वो तकरीबन स्टॉप होने के करीब पहुंचे होते हैं।